Now it is recording. Thank you so much, Manur Sajjad, for reminding me that. Um, so now lecture is recording. उसके बाद क्वेश्चन आंसर आएगा. क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सारे रिकॉर्ड करूंगा. और क्वेश्चन आंसर्स चाहे रात के 10 भी बज जाए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं लाजमी करूंगा इंशाल्लाह. गॉड विल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So first of all, about myself. जिस तरह मैंने बताया, I'm a psychoanalyst and a clinical psychologist, and why I call myself that. Um, उसके अलावा मैं काफ़ी सारे, यानी कि मैंने प्रोजेक्ट्स, मैं तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए मुझे ये पढ़ाते हुए ऑनलाइन. सो आई हैव 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑनलाइन टीचिंग. इसके अलावा मेरा पर्सनल मैं क्लिनिक भी करता हूँ, और मैं फ्री का साइकोथेरेपी और काउंसलिंग भी करता हूँ. जो लोग गरीब हैं और जो लोग डिसेबल्ड हैं उनकी, उन दोनों के लिए मैं फ्री की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी करता हूँ, और साइको एनालिसिस भी करता हूँ. इसके अलावा आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड पाकिस्तान साइको एनालिटिक सोसाइटी, जो कि अगर आप साइको एनालिसिस से कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में. और उसके अलावा आई हैव ऑल्सो हैव अ मेंटल हेल्थ सेंटर, जिसमें आप लोग काफ़ी सारे जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड साइकोलॉजिस्ट से मैंने कलेक्ट किया. और जो भी आपको क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग द टेक्निक्स या कुछ भी, या अपने मेंटल हेल्थ के बारे में पूछना, तो आप पूछ सकते हैं उस ग्रुप में. सो दैट इज़ अबाउट माई सेल्फ. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बिहेवियरिज्म. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है बिहेवियरिज्म की? सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे. आप इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉइड से ही. एज यू नो, फ्रॉइड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. सारी जो हमारी आज की साइकोलॉजी स्टार्ट ही फ्रॉइड से हुई थी. ही वाज अ जीनियस. आई डू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज जीनियस. ही वाज लाइक एन आइंस्टाइन फॉर साइकोलॉजी. So behaviorism started as an alternative to psychoanalysis in the 1930s and 1950s. इसके ऑल्टरनेटिव में इसको स्टार्ट हुआ था साइकोएनालिसिस. साइकोएनालिसिस के ऑल्टरनेटिव में बिहेवियरिज्म स्टार्ट हुआ था. अब साइको एनालिसिस्ट क्या करते थे जो कि बिहेवियरिज्म को प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये डेवलप किया? नंबर वन, साइको एनालिसिस है कंपेयर्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज न्यूरोसिस और एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स टू मेडिकल प्रॉब्लम सच एज इन्फेक्शंस. साइको एनालिस्ट जो थे बेसिकली जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको उसी तरह समझते थे जिस तरह एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है. जिस तरह की इन्फेक्शंस है. जिस तरह अब उन्होंने एज्यूम ये किया था, न्यूरोसिस और एंजाइटी बेस्ड जो डिसऑर्डर्स हैं वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते. इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वो लिटिल हैंड्स की है, जो कि फ्रॉइड का पेशेंट था. यहाँ जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, ये फ्रॉइड के हाथ में वो लिटिल हैंड्स है. फ्रॉइड इससे एक दफा मिला हुआ है, और ये जब मिला था उसके वक्त की ये तस्वीर है. फ्रॉइड ने इसको, लिटिल हैंड्स को, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. लिटिल हैंड्स वो बच्चा था जो कि हॉर्सेस से डरता था. इसका जो पूरा केस है वो कि गूगल पे मौजूद है, आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बट दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अवर वर्कशॉप. सो आई विल नॉट डिस्कस द टोटल केस. सो इन केस ऑफ लिटिल हैंड्स, उसको हॉर्सेस से डर था, और वो बहुत ज्यादा, यानी कि उसमें साइको एनालिस्ट ये कहते थे अगर उसको हॉर्सेस से डर है, इसका मतलब है कि उसके अंडरलाइंग फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो कि स्टार्ट हुए थे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, जो ऑडिबल अनरिजॉल्व ऑडिबल इश्यूज है उसकी वजह से ये आ रहा है. इसका जो फियर है, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है. फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें हम इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आए और वो कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और मुझे ठंडा फील हो रहा है, तो अब उस जमाने में क्या किया जाता था कि वो डॉक्टर उसको एक आइस बाथ में उसको लेटा देंगे, ताकि उसका जो है वो ठीक हो जाए. लेकिन इसका प्रॉब्लम ये आता था, हो सकता था उसका जो बुखार है वो इन्फेक्शन की वजह से है. फिर डॉक्टर क्या करता था, चूंकि इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो फिर उसको ट्रीट करने के लिए उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा, रादर देन कि उसके बुखार को ट्रीट करे. बुखार को ट्रीट करने के लिए उसने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, डॉक्टर ने, मेडिकल डॉक्टर ने. सो जस्ट लाइक दैट, जब साइको एनालिस्ट के पास आता था, क्योंकि चूंकि साइको एनालिस्ट जो इनिशियल वाले थे वो डॉक्टर्स थे. फ्रॉइड हिमसेल्फ वाज अ मेडिकल डॉक्टर, ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. सो जब उसके पास पेशेंट्स आए तो उसने साइको एनालिसिस बनाया, तो वो इसी तरह मेंटल हेल्थ को समझते हैं कि अगर कोई भी बंदा किसी इश्यू के साथ आया है, उसके अंदर एक अंडरलाइन एक कोर इशू है, विच इज विच विच कुड बी ड्यू टू इन द अनरिजॉल्व्ड
साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, उनमें जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उनकी वजह से ये इशू आ रहा है। कोई भी डिसऑर्डर रहा है उसको वो इस तरह समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह एक मेडिकल डॉक्टर ये कहेगा कि बंदे को बुखार है तो असल में इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेंगे तो बुखार भी दूर हो जाएगा। उस तरह साइको एनालिसिस को ट्रीट करते थे। So the underlying disease had to be confronted. Freud could have helped resolve Hans' fear by some practical means. यानी कि किसी प्रैक्टिकल मीन्स के जरिए से फ्रॉइड जो सा था उसको रिजॉल्व कर सकता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ वो कर सकता था, बट दिस वाज द अप्रोच दैट ही चोज, साइको एनालिसिस। ये नीचे वाला बटन प्रेस नहीं होता, किसने क्वेश्चन को पूछा? सर आवाज सही से नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, वो असल में साइको एनालिसिस का। अच्छा, जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा ना तो उसमें आप ये मेरे से पूछ सकती हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या था, उस वक्त मैं लाजमी एक्सप्लेन करूंगा। आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, तो उस वक्त मैं सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट नाउ व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि फिर बिहेवियरिज्म जो हमारा टॉपिक है उसका टाइम गुजर जाएगा। वी डोंट वांट टू मिस दैट, बट इन क्वेश्चन आंसर सेशन यू कैन आस्क एनीथिंग, आई विल आंसर देम ऑल इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझसे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन आंसर सेशन में। अब स्टोरी हमारी जो से थी वो हमने स्टार्ट किया है, अब उसका अगला हम कंटिन्यू करते हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो बिहेवियर थेरेपी है हमारी वो शुरू हुई इसी इसी चीज से शुरू हुई है, इस चीज को क्वेश्चन करने से। कि साइको एनालिसिस की एनालॉजी ये जो सी है इसको क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट कर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आ, किसी ने मुझे मैसेज, चलो मेरा अगर मैंने मैसेज देख लिया तो फिर मेरा वर्कशॉप चला जाएगी। चलो बिस्मिल्लाह। यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने इसी एनालॉजी को उन्होंने फिर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया बिहेवियरिस्ट ने, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किसी को बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो मेंटल हेल्थ का तो इसका मतलब है कि उसका अंडरलाइन एक्चुअल एक इशू है, जो कि उसके कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ऑडिपस या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में इशू आ रहा है, या किसी साइकोसेक्सुअल स्टेज में उसके कोई जो अनरिजॉल्व इश्यूज है उनकी वजह से ये डिसऑर्डर आ रहा है। दिस वाज देयर साइको एनालिस्ट एजम्पशन, और ये बिहेवियर थेरेपिस्ट जो थे, बिहेवियरिस्ट जो थे इनिशियल वाले, वो इसी से क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट दिस फोबिया ऑफ लिटिल हैंड्स वाज बिकॉज ऑफ द डीपर प्रॉब्लम? यानी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि जो लिटिल हैंड्स का जो फोबिया है घोड़ों का, वो बिकॉज ऑफ द डीपर प्रॉब्लम की वजह से है, वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से, किसी और अंडरलाइन कॉज की वजह से है। इट कुड बी के फ्रॉइड जो था उसको हेल्प कर सकता था किसी स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक वे में, लेकिन हम इस इशू को किस तरह टेस्ट करें साइंटिफिकली कि उसको वाकई में असल में उसको कोई अंडरलाइंग कॉज था जिसकी वजह से उसको ये इशू आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मेडिकल फील्ड में, तो हमें पता है कि हम जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर किसी की स्किन फटी हुई है तो हम उसको एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द नेकेड आई ऑल्सो। सो वी कैन एक्चुअली प्रूव दैट द फीवर वाज बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन। Simple. So लेकिन with psychoanalysis, we cannot see the unconscious. We cannot see those things, and we cannot do a scientific experimentation on that. सो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि अंडरलाइंग इश्यूज को है भी है कि नहीं। हम साइंटिफिकली तो अनकॉन्शियस को टेस्ट ही नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू था उसमें। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन है, मैंने माइक सबके म्यूट किए हुए हैं, उसको आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है वो ना आए। ठीक है। जिस तरह सर जफर है, मैं सर को बता रहा हूँ, और बाकी सारे हैं आप लोग, तो जिसने भी क्वेश्चन करना हो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, concepts used by psychoanalysts, it was the assumption that wise doctors that were uh, it was these assumptions of wise doctors that were questioned, यानी कि ये assumption जो उनसे थी ये क्वेश्चन की गई थी कि जो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लाइंट्स खुद समझ रहा है कि मुझे सर बुखार हो रहा है, या वो कह रहा है कि सर मुझे जो सा डर लग रहा है घोड़ों से, आ, तो आप ये एजम्पशंस को आप उसको कैलकुलेट, आप एजम्पशंस को माइंड में नहीं रख रहे हैं, आप एजम्पशंस को साइड पे कर रहे हैं, और आप उसको सस्पिशियसनेस से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं उसको कि उसने मुझे बताया कि उसको घोड़ों से डर लग रहा है, इसका मतलब इसके अंडरलाइंग जो अनकॉन्शियस के प्रोसेसेस थे उसमें ये इशू था। आप ये एज्यूम कर रहे हैं, आप उसकी बात को छोड़ रहे हैं, क्लाइंट की बात को आप छोड़ रहे हैं। सो विद दैट इन माइंड, आप concepts used by the psychoanalyst were subjective, mentalistic, and the cause was very hard to pin down to anything that was observable.
यानी कि जो कॉन्सेप्ट जो उनसे साइकोएनालिसिस से आप लोगों ने पढ़े होंगे वो काफी सब्जेक्टिव थे, मेंटलिस्टिक थे। सब्जेक्टिव मीनिंग हर बंदे का अपना ओपिनियन था, मेंटलिस्टिक थे, मेंटल लेवल पे थे, यानी कि जो हम माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और कॉज जो सा था वो बहुत हार्ड था किस चीज पे इम्पेंड करने की, इस एक एग्जैक्ट वजह की, कॉज की वजह से उसको ये इशू आ रहा है, उसको फियर ऑफ हॉर्सेस इस एग्जैक्ट इशू की वजह से आ रहा है। वी कैन नॉट पिन इट डाउन, इट इज वेरी हार्ड टू पिन इट डाउन इन साइकोएनालिसिस। सो ये जो सी चीजें थी, ये बिहेवियरिस्ट जो से थे, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू की कि आप ये काफी सारे सब्जेक्टिव हैं, और इसको हम अगली स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो फिर हमारे पास फर्स्ट जो बिहेवियरिस्ट है, जे बी वॉटसन। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, माइंड को, आप सब इनकी तस्वीर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कि जे बी वॉटसन जो थे उन्होंने माइंड को और अनकॉन्शियस को रिजेक्ट कर दिया आते साथ ही। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि इसकी जो फिर इसको समझना, साइकोपैथोलॉजी को समझना, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को समझना इस फाउंडेशन से बहुत मुश्किल था। ये दिस फाउंडेशन वाज वेरी स्लिपरी, जो साइको एनालिसिस वालों ने बनाई थी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, वो काफी स्लिपरी थी, यानी कि उस पर समझना साइकोपैथोलॉजी को बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से उन्होंने फिर इसको माइंड को और अनकॉन्शियस को रिजेक्ट कर लिया, जेपी वॉटसन ने, जब वो आए। और जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी इस अप्रोच की, वो ये थी, साइको एनालिसिस के अप्रोच की बात कर रहा हूँ। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि ये एक सब्जेक्टिव चीज थी। हर ऑब्जर्वर का डिफरेंट कंक्लूजन होता था सेम फिनोमिना का। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदा एक फियर ऑफ हॉर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, फियर ऑफ हॉर्सेस के साथ आया, एक साइको एनालिस्ट ने उसका एक कंक्लूजन निकाला कि इस वजह से इशू आ रहा है, दूसरे ने दूसरा इशू निकाला, तीसरे ने तीसरा इशू निकाला। ठीक है। अ, ये सारे लोगों ने अपने अपने इश्यूज निकाले इसमें से। हर इनके एक इशू एक ही है, प्रॉब्लम जो है वो एक ही है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हर बंदा डिफरेंट निकाल रहा है कि इस वजह से हो सकता है ये, इस वजह से हो सकता है ये, इस वजह से हो सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो जेबी वॉटसन साहब को लगी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर माइंड और अनकॉन्शियस को रिजेक्ट कर दिया। Instead, Watson proposed that we should focus on directly observable behavior of an individual and make the target of investigation and therapy. इसकी जगह उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें जो सा है फोकस करना चाहिए जो उस बिहेवियर पे जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि हर जो थेरेपिस्ट है वो अपनी आंखों से देख सकता है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए और उसको अपनी टारगेट बनाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का और थेरेपी का। ठीक है, थेरेपी उस पे करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट उसको करना चाहिए रादर देन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को। ये वर्ड जो अभी वाटसन ने प्रपोज किया था। इसके बाद हैंस आइजनिक जो थे, उन्होंने वर्ड्स फेमसली कहा, गेटिंग रेड ऑफ द सिम्टम इज द सेम एज गेटिंग रेड ऑफ न्यूरोसिस। यानी कि अगर आप एक सिम्टम जिस तरह फियर ऑफ फोर्सेस है उसको जब गेट रेड कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो उसी तरह है जैसे आपने न्यूरोसिस को खत्म कर दिया। न्यूरोसिस वो टर्म है जो कि ओल्ड टर्म है, जो कि फ्रॉइड के ज़माने में यूज होती थी, जिसको लेट से जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर होती है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर होती है, जो न्यूरोटिक में आते हैं वो न्यूरोसिस की वो एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। न्यूरोसिस उसको कहते थे उस जमाने में। द बिगिनिंग्स। अब इसमें बिगिनिंग क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से थेरेपिस्ट जो थे अपने कंक्लूजन, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट थे वो अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते थे क्लासिकल कंडीशनिंग की बेस पे। क्लासिकल कंडीशनिंग के बेस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ करते थे, इसको ये डिसऑर्डर है। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को वो माइंड में रख के इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस वजह से ये उसको इशू हो रहा है, कंडीशनिंग हुई हुई क्लासिकल कंडीशनिंग, उसकी वजह से उसको ये आ रहा है। और जो कि इनके ट्रीटमेंट होता था वो बेस्ड ऑन लैब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बनाया था। यानी कि जो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करते थे, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे ट्रीटमेंट की टेक्निक्स बनाते थे और थेरेपी अप्लाई करते थे। ठीक है। जैसे हमें पता है कि अनकॉन्शियस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं कर सकते साइंटिफिकली, बट इन लैब इन बिहेवियर थेरेपी वी कैन डू दैट। सो बिहेवियर थेरेपी है, इस बिहेवियर थेरेपी करते ही हम लोग, ये लोग सर स्लाइड शेयर होंगे ग्रुप, देखिए मैं क्वेश्चन एंड में कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई इससे रिलेटेड है जो मैं बोल रहा हूँ तो वो अभी मुझसे पूछ लें, ठीक है। एंड में सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, नो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, ऑल्सो द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज द चीफ सोर्स ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। इंटरवेंशन जितनी भी बनाई गई हैं
उनका जो चीफ सोर्स था वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनकी बेस पे जो उनसे हमें इंटरवेंशन, हमें थेरेप्यूटिक टेक्निक्स मिली हैं, हम उसको थेरेपी में यूज करते हैं। दिस इज डन इन बिहेवियरिज्म। और ये इसी तरह ऑपोजिशन ऑफ साइकोएनालिसिस इस तरह ये बनी है। एंड सो behavior therapist of South Africa, United States and United Kingdom made their therapeutic interventions based on the principles of conditioning and learning। उस जमाने में, जिस जमाने में ये स्टार्ट हुई है ना, उसका सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग थी। इसके बाद कॉपरेंट कंडीशनिंग आएगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अभी हम सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। तो जो भी उन्होंने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बनाई वो कंडीशनिंग की बेसिस पे और लर्निंग के प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बनाई। ठीक है। जितनी भी आजकल हम बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स देखते हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई है, जो हम देखेंगे अभी, वो सारी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनिंग बनी। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। बट अभी जो उनसे हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग है बिहेवियर थेरेपी की। स्पेसिफिक यूज ऑफ दिस टेक्निक्स इज रिकॉर्डेड टू बी स्टार्टेड इन 1950। स्पेसिफिकली ये टेक्निक्स जो हैं इसको रिकॉर्ड किया गया 1950s में ये यूज हुई थी, स्टार्ट यूज होना। और जनरली टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती थी, यानी कि किसी को अगर फियर है, किसी को एक साइकोटिक सिम्टम आ रहे, डिल्यूजन्स, एक चीज पे जो उनसा वो ये थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज करते थे और एक स्पेसिफिक इशू पे। एंड दीज टेक्निक्स जो उनसे थी सारी की सारी बेस्ड करती थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते थे उनकी बेस पे उनको जो टेक्निक्स मिलती थी वो आके पेशेंट्स के ऊपर यूज करते थे। लेकिन जिस तरह आजकल, जिस तरह हम साइंटिस्ट को देखते हैं कोरोना वायरस पे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने वैक्सीन निकाली है। दिस इज द सेम एज दैट। अब आइजनिक एंड शिपो ये दो कौन लोग थे? दीज इसके बाद आए आइजनिक एंड शिपो। जो आइजनिक है उन्होंने दुनिया की फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम किया एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री यूनिवर्सिटी का लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, उसमें इन्होंने फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट वो बनाया था। और इस इंस्टीट्यूट की एक खास बात थी, और वो ये थी कि इसमें कोई भी साइको एनालिटिक अप्रोच को वेलकम नहीं करा। साइको एनालिटिक अप्रोचेस जो थी वो कंप्लीटली बैन थी इस इंस्टीट्यूट में। आप उसको पढ़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे? क्यों इतना इनको इतना बुरा लगा साइको एनालिटिक अप्रोच? क्योंकि उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ना होने की वजह से साइको एनालिटिक अप्रोच को कंप्लीटली बैन किया गया था इस जगह पे। इस जगह पे वो डिस्कस नहीं कर सकते। और जब उन्होंने ये, फिर आइजनिक ने ये स्टार्ट किया क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूट, उन्होंने प्रपोज किया कि एक न्यू थ्योरी न्यूरोसिस की बनानी चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर यानी कि आप कह लें आजकल के ज़माने में, उनकी एक न्यू थ्योरी बनानी चाहिए जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जो आइवन पेजलो पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग है उसकी बेस पे बनी हो, ना कि फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस पे बनी हो। ठीक है। आइवन पावलोव की जो कंडीशनिंग की थ्योरी उस पे बनी हो। ये आइजनिक के जो 1984 मैंने आगे लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली रेफरेंस जो उसने अपनी पब्लिश की हुई है बुक में, 1984 में, पेज 3। एजनिक एंड शिपो वर डिसअपॉइंटेड। एजनिक और शिपो ये को वर्कर्स थे उस इंस्टीट्यूट में। ये वर वेरी डिसअपॉइंटेड ये देखते हुए कि जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, वो सारी की सारी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, सारा कुछ पढ़ रहे हैं। और जब ग्रेजुएट कर लेते हैं तो उसके बाद इनको वही पढ़ना पड़ता है, फ्रॉइड पढ़ना पड़ता है और अनकॉन्शियस पढ़ना पड़ता है और उसकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़नी पड़ती हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट उनके पढ़ने पड़ते हैं। सो साइकोलॉजी शुड बी अबाउट साइकोलॉजी। दिस इज व्हाट दे थॉट कि ये क्या, बाहर निकले ग्रेजुएट भी जो है उसको साइकोलॉजी तो पढ़ नहीं रहा, फ्रॉइड ही पढ़ रहा है। व्हाट इज द पॉइंट देन? So they should study psychology. This is was so they were very disappointed to see the अपने क्लिनिकल जो साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूट थे उस जमाने में, क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स थे, उनको देख के वो काफी डिसअपॉइंट हुए। So Eisnig and his colleagues developed intervention techniques based on the classical conditioning of Pavlov. So classical conditioning जो Pavlov की थी उसकी बेसिस पे उन्होंने फिर अपनी इंटरवेंशन की टेक्निक्स बनाई। इंटरवेंशन की टेक्निक्स यानी कि थेरेपी की टेक्निक्स जो कि थेरेपी में यूज होती हैं, जो कि आजकल भी यूज होती हैं थेरेपी की टेक्निक्स, वो टेक्निक्स। अब आए आगे बी एफ स्किनर। अब ये बिगिनिंग्स की बात ये हो रही है। पहले हमने बात की जेबी वॉटसन की,
फिर आए आइजनिक एंड शिपो, अब आए बीएफ स्किनर, अब आए बीएफ स्किनर। उन सब के बाद अब आए हैं बीएफ स्किनर साहब। अच्छा, मीटिंग के 2 मिनट रह गए हैं और ये एंड होने लगी है। मैं अभी दोबारा लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्वाइन करें। हम इसको कंटिन्यू करते हैं अगले लिंक में। ठीक है, एनी इश्यू तो अभी पूछ ले, मैं माइक सबके अनम्यूट कर देता हूँ। क्योंकि 2 मिनट रह गए। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो के मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगा, आप लोग दोबारा आ जाना। आस्क ऑल टू अनम्यूट हो गया। अ, किसी ने, हाँ आवाज आ रही है मुझे, अगर किसी ने कुछ पूछना है 2 मिनट में तो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप, हाँ पूछें। ये सब ये आपका पर्सनल परसेप्शन है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, तो पावलोव के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की जंग थी, वो एक दूसरे के आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे थे। आपका क्वेश्चन है बस, मैं 1 मिनट रुके। मेरा ख्याल है मुझे आपकी जो आवाज है ना वो कट कट के आ रही है, पीछे कोई बोल रहा है। और वो लेस नहीं, देन वन मेरे मिनट तो रह गए हैं, लेस देन 1 मिनट रह गए हैं। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग ये जो नई मीटिंग में दोबारा जनरेट करते हैं ना, उसमें आके दोबारा पूछ लें, ठीक है? ओके ओके। उस, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट रह गया। आप लोग दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन करें, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म भूल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोगों ने लीव किया था बीएफ स्किनर पे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बीएफ स्किनर, अब ये जो साहब हैं, इन्होंने इन्वेंट की थी या इजाद की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने डेवलप की थी इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। द वर्क्स डन बाय बीएफ स्किनर लेड डायरेक्टली टू द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस दैट वी हैव टुडे। जो कुछ भी आजकल हमने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस बनाई हैं, किसी ने पूछा कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस क्या होती हैं? थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं थेरेपी में, दोज थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, उनको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज कर ली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर ली, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर ली, दीज आर ऑल थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। और बिहेवियर थेरेपी की ये सारी उस तरह बनाई गई हैं जो कि लैब में एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाई गई। इस तरह अब his experiments included animals such as cat or a pigeon in a cage and giving it food as a reward for a behavior. For example, a cat के एक्सपेरिमेंट तो हम सब ने देखा हुआ है। कैट का बल्कि रैट का देखा हुआ है हमने। जो कि हमारी जो बीए की बुक्स थी उनमें बना हुआ था, वो रैट के उन्होंने कोई बॉक्स बनाया हुआ था। उसमें रैट जो सा था वो जब भी एक लेवर को प्रेस करता था एक फूड आ जाता था। इससे उसकी जो अटेम्प्ट थी, पहली दफा उसको काफी देर लगी फूड लेने में, और ऐसा ऐसा करके वो अटेम्प्ट्स कम होती गई, क्योंकि वो बिहेवियर लर्न कर गया कि मुझे इस लेवर पे मुझे प्रेस करना है, और जो भी निकलेगा फूड निकलेगा वो हम खा लेंगे। तो इससे वो बिहेवियर वो लर्न कर रहा था। From this, the conclusion was made that behavior rewarded increases the frequencies and behavior that is not rewarded becomes extinct. इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको दे सकता हूँ इस वक्त, कि जो मेरे पास यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स हैं, जो कि 44 हैं, जो कि मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अगर मैं यहाँ पे, आप लोग सारे इस वर्कशॉप में आए हैं बिहेवियरिज्म को सुनने के लिए, और आप आए यहाँ पे, मैं शुरू हो जाऊँ, अब मैं शुरू हो जाऊँ इमरान खान कैसे थे, मैं शुरू हो जाऊँ पॉलिटिक्स कैसे थे, मैं शुरू हो जाऊँ भाई चांद पे क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, आपको फिर वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो आप लेने के लिए यहाँ पे आए। आप लोग बिहेवियरिज्म लर्न करने के लिए आए। आपको जो बिहेवियरिज्म नहीं लर्न करेंगे आप, तो अगली दफा आप क्या लर्न कर लेंगे? बिहेवियर आप लर्न कर लेंगे, सर अच्छा नहीं पढ़ाते, अगली दफा सर की क्लास में हमने नहीं आना। ये आपका नया बिहेवियर लर्न हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से आप मेरी क्लास में कभी नहीं आएंगे। ये किस तरह होगा? ड्यू टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि आपको इस बिहेवियर का रिवॉर्ड नहीं मिला। आपका बिहेवियर एक्सटेंट हो गया, आपका यहाँ पे क्लास में आने वाला बिहेवियर एक्सटेंट हो गया। आपको आपने नया बिहेवियर सीख लिया कि सर की क्लास में नहीं आना, आपने वो बिहेवियर वहां पढ़ना शुरू कर दिया। सो आपका बिहेवियर जो है वो एक्सटेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा। लेकिन जहाँ पे अगर मैं आपको बिहेवियरिज्म जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँ, आपको इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि आप कहें कि सर तो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर है, आपको इतना बेहतरीन रिवॉर्ड मिले, आप हर दफा, हर मेरे लिटरली हर लेक्चर में आप लोग आएंगे, आपका मेरे लेक्चर्स में आने का बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव रिवॉर्ड। पॉजिटिव रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, बार बार आप कहेंगे कि नहीं मैंने सर के लेक्चर में जाना, सर मरातिब सबसे अच्छा लेक्चर देते हैं। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको बार बार इंक्रीज कर रहे हैं वो बिहेवियर, आप मेरे हर लेक्चर में आ रहे हैं। सो
पॉजिटिव जो रिवॉर्ड आपको मिलता है एक बिहेवियर का, वो आपका बिहेवियर इंक्रीज करता है, और जब रिवॉर्ड ना मिले आपका बिहेवियर कम हो जाता है। इसकी लास्ट एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर आपको कोई बंदा बार बार तंग कर रहा हो, आपको बार बार बोल रहा हो, ऊंचा बोल रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, आप उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें, आप ऐसा बिहेव करें जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बिहेव करने छोड़ देगा, उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा, बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो मिल नहीं रहा रिवॉर्ड। So this is what is explained here. Skinner's operant conditioning paved the way to understand whole range of disorders. काफी सारे जो disorders थे वो हमें अब समझ आते हैं because of the Skinner's operant conditioning, कि किस तरह उस बंदे ने वो learn किया behavior और किस तरह उसका behavior हम extend कर सकते हैं। काफी सारे हम disorders समझ सकते हैं उसकी operant conditioning की वजह से। He used this principle in psychiatric wards with chronic patients। ये बहुत important word है, ये sentence है यहाँ पे, कि जो psychiatric ward में जो chronic patients हैं उनके साथ इन्हें इस बंदे ने ये प्रिंसिपल जाके यूज किया। और स्किनर एंड लिंडली वर द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिहेवियर थेरेपी। ये येट्स की 1954 में जो उसने पब्लिश किया आर्टिकल, उसमें ये जो पहले जिन लोगों ने वर्ड बिहेवियर थेरेपी का यूज किया वो स्किनर एंड लिजली थे। जी डॉक्टर DHQ आप पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं आप पूछ लें, लेकिन इसके मौका इसके उसके रिलेटेड हो, बाकी सारे क्वेश्चन मैं एंड में आंसर करूँ, जो पूछना पूछ लें आप। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, चूंकि क्लासिकल कंडीशनिंग पे और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे 2 सेपरेट लेक्चर्स हो सकते हैं 1 आवर के, लंबे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने उनको इसलिए मैंने उनको फिर जो सा वो इस लेक्चर में 100% इंक्लूड नहीं किया मैं, यानी कि पूरा पूरा लेक्चर एक क्लासिकल कंडीशनिंग पे ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आपको दे सकता हूँ, तो इस वजह से इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट किया यहाँ पे। हमने डॉग की हमने ट्रेनिंग का पढ़ा हुआ है हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि जिस तरह पेवलोव ने किस तरह डॉग को ट्रेन किया। डॉग को ट्रेन नहीं किया, यानी कि उसने कंडीशनिंग की डॉग की, कि बैल के बगैर, यानी कि पहले वो फूड देता था, फूड से स्लाइवेट करता था डॉग, फिर इवेंचुअली उसने बेल भी साथ बजाना शुरू कर दी, बेल के बाद फूड आता था उसका, और इवेंचुअली क्या हुआ कि जब फूड प्रेजेंट ना हो तो सिर्फ बेल के साउंड पे जो सा डॉग स्लाइवेट कर लेगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है डॉग की उस बेल के साथ। सो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, दीज आर द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग व्हिच इन्वॉल्व्स पेयरिंग अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस सच एज साउंड ऑफ द बेल with an unconditioned stimulus which is taste of the food। इसकी आजकल के ज़माने में हम एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर आप टीवी का ऐड देख रहे हैं, टीवी पर अर्तुगरुल देख रहे हैं, ठीक है, अर्तुगरुल देख रहे हैं और साथ साथ मजे के ये चिप्स पड़े हुए हैं मेरे पास, ये आप चिप्स खा रहे हैं साथ साथ, चिप्स आप साथ साथ खा रहे हैं और वहां पे कमर्शियल आना शुरू हो जाते हैं और आप देख रहे हैं मजे से टीवी और साथ चिप्स खा रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, आप रोज रोज चिप्स खा रहे होंगे, आपको सिर्फ जब अर्तुगरुल आपके सामने चल रहा होगा टीवी पे, तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका दिल चाहेगा मैं उठ के जल्दी से चिप्स खा लूं, आप उठ के जाएंगे अपने किचन में और चिप्स लेके आएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि आजकल के हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग or developed from the works of Skinner's operant conditioning involves pairing of behavior with consequences, reward और punishment। यानी कि जो भी बंदा एक बिहेवियर परफॉर्म कर, या यहाँ पे इस एग्जांपल में एक रैट एक बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने पेयर कर दिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हम कहते हैं ना कि अगर गाली दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होएगा कि तुम्हें टीचर मारेंगी, तुम्हें डंडा मारेंगी। उस तरह आप कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, या आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही है, या आपको यानी कि आपको दी जा रहा है, अगर रिवॉर्ड दी जा रहा है आपका, ज्यादातर आपको लेट से आपने लेट से आपने फुल मार्क्स लिए एक टेस्ट में, अपनी यूनिवर्सिटी की आपका टेस्ट था, एकदम से टेस्ट हो गया और उसके में आपके फुल मार्क्स आ गए, टीचर ने क्या किया कि आपको एक 100 रुपए वाली डेयरी मिल्क पकड़ा दी। उससे क्या होगा, आपका रिवॉर्ड ये जो बिहेवियर ये इंक्रीज होगा, अगले टेस्ट में भी आपकी पूरी कोशिश होगी कि मैं 100% मार्क्स लूं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 100% मार्क्स लूंगा तो उसके बाद टीचर ने मुझे 100 रुपए वाली डेयरी मिल्क देनी है, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इस वजह से आप ये जो सा इसको आपको ये जो बिहेवियर ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम आजकल की एग्जांपल में इस तरह भी देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को, सारे हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में पेरेंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि बस तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारे प्ले स्टेशन है प्ले स्टेशन छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, बस बैठ जाओ किताब लेके, किताब खोल के एक जगह पे बैठ जाओ, हिलो जुलो बिना, बस सारा दिन बैठे रहो किताब खोल के और देखते रहो किताब को। तो इससे क्या होगा कि तुम इवेंचुअली डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, शादी हो जाएगी, बाहर चले जाओगे, बस ये हमें बताया जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू।
इसकी जगह अगर आप ये कहें कि चलो तुम 2 बजे स्कूल से वापस आए हो, ऐसा करो, मेरे पास प्ले स्टेशन है, तुम 3 बजे तक, 2 से 3 तक पढ़ लो, और पढ़ के मुझे जितना भी टीचर ने होमवर्क दिया मुझे करके दिखा दो। जब 3 बजे तक तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, बाकी 3 बजे से रात 10 बजे तक मैं तुम्हें प्ले स्टेशन दूंगा, तुम खेलती रहना सारा दिन। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तुम सारे 3 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम प्ले स्टेशन खेलो, नो प्रॉब्लम। तुम बस 2 से 3 तक मुझे ये होमवर्क करके दिखा दो। और आप देखेंगे वो बच्चा कैसे होमवर्क करता है, और ये उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करेगा। दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। इससे वो जो सा बच्चों की पढ़ाई जो सी वो ज्यादा इंक्रीज होगी, रादर देन कि उसको डांटना डबटना, उसको बुरा भला कहना। इससे तो बल्कि उसको आप नेगेटिव उसके कॉन्सिक्वेंस ऐड कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में, जिसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं, जिससे उसका बिहेवियर कम हो रहा है। उसको वो और ज्यादा पढ़ाई से भागेगा, उसके जो कि अनप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं बिहेवियर के, जो आप उसको ऐड कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, देखो दूसरे लोग कितना पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, उससे ज्यादा और वो दूर भागेगा पढ़ाई से। और हम ये देखते हैं लिटरली, जो बच्चे माँ बाप पढ़ा इस तरह करते हैं सकती हैं, उनके बच्चे इतना पढ़ते नहीं है। बिहेवियर को ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि जो जो भी सारे क्वेश्चन है, जो लंबे आंसर है, वो मैं सारे एंड में करूंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ। सारे क्वेश्चन नोट करके रखें अपने आप, डोंट वरी। तो इस तरह हम लोग जो उनसे ये लर्न कर रहे हैं, तो हम लोग फिर यानी कि आजकल के ज़माने में इस तरह की एग्जांपल देख सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, आपके पास आपका अगर आपका कोई बच्चा है, आप उसके साथ कर सकते हैं, आपका कोई भतीजा भांजा, आप उसके साथ ये कर सकते हैं। मैं तुम्हें दूंगा, मैं चॉकलेट दूंगा, ये तुम मुझे होमवर्क करके दिखा दो, बस आप देखिए वो होमवर्क कैसे करता है, अगली दफा भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से हमने सीखा, और ये लाजमी करेगा। अच्छा, अब थ्योरी कौन सी डेवलप हुई है जो कि बिहेवियरिज्म से हमने बनाई है? इस थ्योरी को कहते हैं SR थ्योरी ऑफ डॉलर एंड मिलर। डॉलर एंड मिलर की SR की जो थ्योरी है, ये बनी है बिहेवियरिज्म से। इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये बेसिकली बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ डॉलर एंड मिलर। इसको मैं यानी कि एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूंगा। इसमें इन्होंने 4 चीजें दी हैं जो कि बिहेवियर को लट से, जो कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, ड्राइव। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइव, an innate internal state which leads to the goal directed behavior aimed at reducing the drive। एक मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन का शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, BA में या BS में पढ़ा होगा। दीज आर इंटरनल मोटिवेशन दैट पुश अस टू एक्ट, दे कैन बी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है, आप उठ के जाके किचन में जाते हैं और वहां पे जा खाना खाते हैं। आपको प्यास लगी है, आप गए, आपने जाके कूलर से पानी भरा। ये आपकी इंटरनल एक ड्राइव थी, जो कि आपको मोटिवेट कर रही थी कि आप जाके आप बिहेवियर शो करें कि आप जाके पानी ले रहे हैं गिलास का और आप पी रहे हैं। ये बिहेवियर शो करने के लिए अंदर से आपको मोटिवेशन आई है, और वो मोटिवेशन किस वजह से आ रही है? बायोलॉजिकल नीड की वजह से। आपको प्यास लग रही है, उसकी वजह से आपकी मोटिवेशन है कि मैं जाके लूं गिलास का पानी और पी लूं। और ये ड्राइव है, ये ड्राइव है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, इंटरनल स्टेट है, जिसकी वजह से आपको भूख की एक स्टेट है, जिसकी वजह, या प्यास की स्टेट है, जो आपको मोटिवेट कर रही है, आपको फोर्स कर रही है कि आप जाके पानी का गिलास लें और पी लें। दिस इज ड्राइव। क्यू, any stimulus in the environment that either triggers a drive or determines the nature and direction of the goal-directed activity. For example, hunger pangs would lead you to look for food। यानी कि हंगर पैंग्स वो होते हैं जो आपके मैदे के अंदर एक जगह होती हैं, जब आपको भूख लगती है, तो वो फिर आपको फोर्स करते हैं, आपको भूख फील करवाते हैं, बेसिकली भूख के सिग्नल्स देते हैं। तो उसकी वजह से जो है आप जाते हैं और खाने के लिए आपको खाने का खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस इज क्यू। अब रिस्पॉन्स, द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल हु इज गाइडेड बाय द क्यू टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग द ड्राइव अटेनिंग अ गोल। अब ये जो बिहेवियर है आपका, आपका उठ के जाना, मैं जान के मैं यहाँ पे बैठे हूँ, मैं उठ के यहाँ से गया हूँ, मैंने जाके ग्लास पानी का पिया, या आप जो लेसन मेरा सुन रहे हैं यहाँ पे लेक्चर, आप उठ के उठे हैं और आपने जाके गिलास का पानी लिया, और पानी ग्लास लिया और आपने पी लिया। ये जो बिहेवियर आप शो कर रहे हैं, उठ के जाना पानी की तरफ और पानी ग्लास पीना, दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द बिहेवियर जो आप शो कर रहे हैं। दिस इज रिस्पॉन्स। फिर रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट अटेन्ड आफ्टर रीचिंग अ गोल इज डिराइव रिडक्शन, इससे ड्राइव जो है रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इन दी एंड, आपने पानी पिया, पानी ठंडा था, बड़े मजे का पानी था जी, इतनी गर्मी में मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया। आप गई हैं, आप मेरे लेक्चर सुनते हैं तो सुनते हैं, आपको प्यास लगी, आप उठी हैं, आपने जाके एक गिलास लिया पानी का, पिया, और वो पानी का गिलास बहुत ठंडा था, आपको रिवॉर्ड मिल गया, पानी गिलास से मैंने मेरी प्यास बुझ गई है। तो ये रिवॉर्ड है जो कि फिर आपको इवेंचुअली पुल करता है कि आपका बिहेवियर इंक्रीज हो,
या अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आपका बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी आपका कूलर में पड़ा हुआ है, आप मेरे लेक्चर के दौरान आप गई हैं, आप पानी का गिलास आपने पिया है, बट वो पानी के गिलास में ऐसा हुआ कि आपके किसी भाई ने शैतानी की है और पानी में उसने नमक मिला दिया। आप पानी पानी पिया, आप कहेंगे, "ओह, नमक वाला पानी है, कितना गंदा टेस्टिंग पानी है"। अब दोबारा वो पानी नहीं पिएंगे। अब वो जो आपकी रिवॉर्ड है वो आपको पुल कर रहा है, आपको बल्कि दूर कर रहा है उससे, इस बिहेवियर से, कि आप उठ के जाएं और पानी पी लें। नेक्स्ट टाइम आप फिर वापस आएंगे और आप मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, आप दोबारा पानी पीने उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लैक ऑफ रिवॉर्ड है। लेकिन रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर आपको पानी मिल रहा है, आपको पानी अच्छे से, आपको प्यास बुझा रहा है, तो आप अगली दफा दोबारा वही काम करेंगे, दोबारा प्यास लगेगी, आप दोबारा जाएंगे और दोबारा आपका वो बिहेवियर इंक्रीज होगा। सो इस तरह से हमारी पहले पर्सनैलिटी जो है वो बचपन से आज तक फॉर्म हुई हुई है। हर बिहेवियर जो हमने लर्न किया हुआ है वो इस तरह लर्न किया हुआ है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जरिए से। ये डॉलर्ड एंड मिलर की थ्योरी हमें बता दिया। हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से, कोई स्टिमुलस आया उसकी हमने रिस्पॉन्स दिया, रिवॉर्ड हमें मिला, तो हमने वो बिहेवियर इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं उनको कोई रिवॉर्ड मिल जाए, यानी कि शैतानी कर रहे हैं, वो चीखे मार रहे हैं, तो माँ क्या करती है, उसको दे देती, चॉकलेट दे देती है, तो बाद बच्चे चुप करके बैठ जाओ। वो चॉकलेट देना उसके लिए रिवॉर्ड है, वो तो उसके लिए बिहेवियर इंक्रीज करे, अगली दफा वो और शोर मचाएगा और वो और ज्यादा ऐसा काम करेगा। लिटरली दिस यू कैन ऑब्जर्व इट इन योर ओन होम्स। दिस इज द पार्ट ऑफ अवर डेली लाइव्स। इस तरह से हम लोग लर्न कर रहे होते हैं बिहेवियर, जो बच्चा है वो इस तरह लर्न कर रहा होता है बिहेवियर। हमारी पर्सनैलिटी इस तरह फॉर्म हो रही होती है, एज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब ट्रीटमेंट क्या है बिहेवियरिज्म में? जो बेसिक्स है ना पूरे बिहेवियरिज्म की, बिहेवियरिज्म और बिहेवियर थेरेपी आर डिफरेंट थिंग्स। सो जो हम जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, हम लोगों की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसके जरिए से हम बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, इसके जरिए से हम बिहेवियर को कम करते हैं। दिस इज द बेसिक्स। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बेसिक्स है, यानी कि वो है ये क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, एबीए, जो कि आपको ऑटिज्म सेंटर में काफी जगहों पे सुनने को मिल जाएगा वर्ड एबीए, एबीए थेरेपिस्ट, जो मैं खुद भी अपने आप को कहता हूँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये जो तीन टर्म्स हैं ये आर मेड फ्रॉम बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे ये दो तीन चीजें बनाई गई हैं। बिहेवियर थेरेपी बिहेवियरिज्म में डिफरेंस है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बिहेवियरिज्म में डिफरेंस है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और बिहेवियरिज्म में डिफरेंस है। और डिफरेंस यही है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो विच इज बिहेवियरिज्म, और उसके प्रिंसिपल्स पे बनाई है बिहेवियर थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये तीनों उसके प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है। दिस इज बिहेवियरिज्म, और ये फिर बिहेवियर थेरेपी जो उनसे हम यूज करते हैं। अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, जैसे आपको पता होगा कि काफी जालिमाना सा ट्रीटमेंट है। उसमें आपने जो बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा होता है, उसको आपने चाहे जो भी हो, वो चाहे रो रहा हो, जो भी हो, उसको बिठा के रखना होता है, जैसे वो जेल में है एक जगह पे। इवन के जो उनके टेबल्स होते हैं वो भी डिजाइन इस तरह में भी होते हैं कि आपने उसको जेल की तरह उसको बिठा के रखना है। जब तक वो पर बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, उसको आप रिवॉर्ड नहीं देंगे, या उसको उसको रीइंफोर्समेंट, उसको हम कहते हैं रीइंफोर्सर क्या होता है, उसकी फेवरेट टॉय होता है या तो उसका फेवरेट खाने की चीज होती है जो हमने साथ अपनी जेब में रखी होती है, उठा के निकाल के हम एकदम उसको दे देते हैं। ये लो भाई, तुमने मेरी पसंद का बिहेवियर परफॉर्म किया, ये तुम्हारा बिहेवियर है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो जब वो बोलने के काबिल होता है, वो बोलता है, अपनी बातें बताते हैं, तो ये उसके लिए काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। दिस यू कैन सी ऑन यूट्यूब। जिन लोगों ने एबीए थेरेपी ली है अमेरिका में, उनके साथ आप देख सकते हैं काफी जगहों पे लोगों ने ये बातें मेंशन की हुई हैं। काफी यानी कि जालिमाना टाइप सा ट्रीटमेंट है एबीए थेरेपी, बट यानी कि इफेक्टिव भी है ये। तो ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, तो वी स्टिल यूज इट। इसके बाद यूजुअली नॉट यूज्ड एज सेपरेट ट्रीटमेंट। जो बिहेवियर थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड एज अ सेपरेट ट्रीटमेंट। यानी कि एक बिहेवियर थेरेपिस्ट एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट ही नहीं बैठा होता, यानी कि आप सिर्फ बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ। ये हमेशा किसी न किसी और थेरेपी के साथ कंबाइन करके दी जाती है। पर सबसे ज्यादा कॉमनली सीबीडी है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। अब इसमें कंफ्यूजन भी लोग हमारे यहाँ होती है साइकोलॉजिस्ट को, कि कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में डिफरेंस है। जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो सिर्फ थॉट्स पे काम कर रही है, और बिहेवियर थेरेपी वो है जो भी मैंने आपको पढ़ाई है बिहेवियरिज्म के अंदर। सो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बनती है। सो दीज आर सेपरेट थिंग्स जो कंबाइन करके सीबीटी बनाती हैं। इसमें बिहेवियर थेरेपी भी की टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं। किन डिसऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं, अल्कोहल सब्सटेंस यूज में डिसऑर्डर कर सकते हैं। इसमें वो वाली टेक्निक यूज होती है जो कि
जिस तरह मेरी वर्ड निकल गया मेरे जहन से, जिसमें हम अल्कोहल एक पेशेंट को देते हैं और उसमें कोई चीज़ जिस उल्टी आने वाली जो मेडिकेशन है वो डाल देते हैं, और वो फिर उसको अल्कोहल देते हैं, उसको उससे उल्टी आती है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि अल्कोहल से जो है मुझे आ रही है, उल्टी आ रही है, तो वो फिर अल्कोहल लेना छोड़ देता है। तो दिस कैन बी यूज, इसका मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया सुबह, इस टेक्निक Are का you नाम। talking about aversion therapy? एवर्जन थेरेपी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एवर्जन थेरेपी, एवर्जन टेक्निक जो है वो मैं यूज बता रहा हूँ यहाँ पे। एंजाइटी में यूज हो सकती है, एडीएचडी में, स्पेशली जो बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये बहुत यूज होती है बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि बच्चों की इतनी ज्यादा समझ बूझ होती नहीं है, बच्चे सही तरह से, या उनकी इतनी ज्यादा वो अपने होशोबाज में नहीं होते। तो जो बच्चे हैं लेट से 11 साल तक के बच्चों के, उनमें फिर ये बिहेवियर थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन एडल्ट्स में भी ये काम करती है, ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में काम नहीं करती, एडल्ट्स में भी काम करती है, एडल्ट्स में भी यूज हो सकती है, डिप्रेशन में यूज हो सकती है, एडल्ट ऑटिस्टिक जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें यूज हो सकती है डेफिनेटली। तो इस तरह नहीं है कि बड़ों एडल्ट्स में, लेकिन जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है वो बच्चों में ए बी ए थेरेपी की सूरत में। How can we use it with bipolar disorder? वेट आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि थोड़ा लंबा आंसर है तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में जो भी आने लगा है। सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूज हो सकती है, डिप्रेशन में यूज हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स में यूज हो सकती है। इसमें हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इन डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि बाकी डिसऑर्डर्स में आप यूज ना करें, इवन जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें भी ये यूज हो सकती है और यूज होती है, डिल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को ट्रीट करने के लिए लिटरली इसकी टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती है उसमें। सो ये डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये, ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं यूज हो सकती, बाकी में भी यूज होती है। अब डिपेंड करता है आप किस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ ओरिएंटेड है, आप साइकोएनालिसिस वाले पे ओरिएंटेड है, आप कॉग्निटिव वाले पे ओरिएंटेड है, या आप बिहेवियर वाले पे ओरिएंटेड है। अगर बिहेवियर वाले ओरिएंटेड है तो बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स आप किसी डिसऑर्डर पे भी यूज कर सकते हैं। टेक्निक्स, स्टॉम्प्स इंफ्लोसिव टेक्निक जिसको फ्लडिंग भी कहते हैं, फ्लडिंग एंड इमेजिनेशन। फ्लडिंग की टेक्निक आप लोगों को पता ही होगी कि जब अगर किसी बंदे को लट से कश्ती में बैठने से डर लगता है, आप ये कहते हैं अचानक से उसको पकड़ लेते हैं और फेंक देते हैं कश्ती में, और कश्ती में उसके साथ बैठ जाते हैं कि कश्ती में ही ये रहे, कश्ती से भाग ना सके। तो क्या होता है, इससे एक दो दफा करते हैं तो उसकी जो सी है वो फियर है कश्ती का, वो डर खत्म हो जाता है। अब इस फ्लडिंग को आप इमेजिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, इमेजिन उसको वो सिनेरियो इमेजिन करवाएं, और उसमें फ्लडिंग करवाएं, यानी कि जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है उसमें फ्लडिंग में भी यूज कर सकते हैं आप, इमेजिनेशन में भी। लेकिन इससे पहले आपने ये जरूर देखना होता है कि अगले बंदे का ब्लड प्रेशर कैसा है, वो हार्ट का पेशेंट हो या उसको ब्लड प्रेशर हो, और आप उसे डर वाली कश्ती में बिठा दें तो उसको बैठते साथ ही उसको हार्ट अटैक हो जाए, उस केसेस में यूज नहीं करनी है। ये सिर्फ उस केस में यूज करनी है अगर बंदा हेल्दी हो, तब आपने ये यूज करनी फ्लडिंग वाली टेक्निक। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें ये होता है कि थोड़ी हायरार्की हम बना लेते हैं कि जो लीस्ट फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलाई है, यानी अगर कश्ती से डर है तो हम उसको बोट इमेजिन, छोटी सी बोट जो सी टॉय बोट है उसको वो इमेजिन करवा लेंगे, इमेजिन करवाएंगे, उसके सामने रख लेंगे, और उसको कह लेंगे चलो अपनी उंगली इस पे रखो तो इमेजिन करो मूव कर रही है ये अराउंड द पॉन्ड। इस तरह थोड़ी थोड़ी हम हायरार्की बना लेते हैं, तो थोड़ी सी कर 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 हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं, इवेंचुअली जो सबसे फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलाई है, सबसे ज्यादा फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलाई है उस तक हम लेके जाते हैं, फिर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसका जो फियर है वो खत्म हो जाता है। टोकन इकोनॉमी, यानी कि इसमें अगर कोई पेशेंट जो उनसे आपके पास, स्पेशली साइकियाट्री वार्ड में आप यूज कर सकते हैं, अगर आप कोई का पेशेंट है वो डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म करता है, आप उसे कहते हैं मैं एक टोकन दूंगा तुम्हें, वो टोकन यानी कि 1 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपया हो गया, करते 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 वो 10 रुपये हो गए, और 10 रुपए के आप कहते हैं अब तुम जाके चिप्स खा सकते हो जो कैंटीन से, या मैं तुम्हें चिप्स ला देता हूँ अगर वो बाहर नहीं जा सकता साइकेट्री वार्ड से। तो ये मैंने एक्चुअली किया हुआ है। तो आप जाके वो फिर ले आए चिप्स ला के उसको खिला दें। लेकिन इसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स में कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये देने भी हैं फिर, अगर कॉन्सिक्वेंस अगर वो उसने डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म नहीं किया तो वो रिवॉर्ड जो है वो विद होल्ड भी रखना है आपने। यानी कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि हम कहते हैं चलो बच्चे ने जो सा डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म कर लिया, अब बच्चा ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है ये हमें करने की। जिस तरह दवाई में वो करते हैं, बच्चा ठीक हो गया बाकी कोर्स कंप्लीट करने की दवाई की जरूरत नहीं है, तो वो काम नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि फिर बिहेवियर को ऑपोजिट, उसको ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, फिर इफेक्टिव नहीं है ये। आपने वो काम करना है जो आपने उसको कहा कि करूंगा, आपने फिर उसको टोकन देने हैं अगर उसने डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म किया।
आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, और अगर उसने वो डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म किया, और वो फिर रीइंफोर्समेंट विद हेल्ड भी करनी है अगर वो अनडिजायरेबल वो परफॉर्म नहीं कर रहा डिजायर्ड बिहेवियर तो। सो दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। मॉडलिंग आ गया। मॉडलिंग में ये होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं उसके सामने जाके परफॉर्म करें। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना सिगरेट की होगी, कि आपका जो बच्चा होगा, फॉर एग्जांपल वो काफी अच्छा उसका कैरेक्टर है, इवेंचुअली क्या होता है वो ऐसे दोस्तों में चला जाता है जो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो उनको देख देख के वो फिर सिगरेट पीना शुरू कर देता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, मॉडलिंग कर रहा होता है। वो अपने मॉडल को देख रहा है और उससे वो जो है वो सिगरेट पीना उसने शुरू कर दिया। इसी तरह वो आपको किसी को अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना है तो मॉडलिंग के जरिए आप उसको सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से अजीब सी मैं एग्जांपल यूज करूँ, लेट्स से आपने कोई पेशेंट है वो स्किज़ोफ्रेनिया का, वो सही अपनी मेंटल हालत में नहीं है, लेट्स से मैं इजी सी एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपने किसी को चिप्स खाना सिखाना है, ठीक है। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल रिडिकुलस, बट इसको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। आपने किसी को चिप्स खाने सिखाने हैं, आप क्या करेंगे, या किसी बच्चे को चिप्स खाने सिखाने हैं, आप क्या करेंगे, उसके सामने चिप्स खाना शुरू कर देंगे और वो आपको देख देख के खाना शुरू कर देगा। ये चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, मैंने चिप्स लिया, बच्चे के सामने खाना शुरू किया, देखो मैं ऐसा खा रहा हूँ। और आप लिटरली देखेंगे 2-3 दफा करने के बाद वो बिल्कुल इसी तरह खाएगा जिस तरह आपने खाया होगा उसके सामने, लिटरली। इस तरह आप मॉडलिंग से आप दूसरे को बिहेवियर सिखा सकते हैं। एडल्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन में भी यूज कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन भी इसी तरह ही है। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, जैसे हमने सीखा हुआ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं बिकॉज ऑफ अवर टॉपिक इज बिहेवियरिज्म, और ये सारी टेक्निक्स जो हैं लिटरली इसमें मल्टीपल मैं लेक्चर्स दे सकता हूँ सिर्फ टेक्निक्स पर। टेक्निक्स इसके अलावा भी काफी सारी हैं। तो जो मेन टेक्निक्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जस्ट टू स्टे ऑन द टॉपिक, ताकि टॉपिक से मैं डिविएट ना कर दूं। हमारा टॉपिक टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी नहीं है, हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म। आई वांट टू टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म, आई वांट टू टीच यू बिहेवियरिज्म। अब इस थेरेपी के ना एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, क्योंकि ये थेरेपी जो सी है आप ड्यूरिंग अ सेशन मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एथिकल कंसर्न्स ये रेज करती है। यानी कि आपने किसी को बिहेवियर सिखाना है, लेकिन आपको पता है आप किसी को बिहेवियर सिखा रहे हैं, उसको नहीं पता कि मुझे बिहेवियर ये सिखाया जा रहा है। आप ये वाली जो भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं इसके जरिए आप किसी को नेगेटिव बिहेवियर भी सिखा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी चिप्स की एग्जांपल दी, मैंने चिप्स आपके सामने खाया तो आपने सीख ली कि चिप्स सर ने खाया, इस तरह चिप्स खाने बच्चे ने सीख लिया। लेकिन इस तरह आप किसको सिगरेट पीना भी सिखा सकते हैं, आप नेगेटिव बिहेवियर भी सिखा सकते हैं, आप उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ये टेक्निक्स। इसलिए ये चीज जो सी ये थेरेपी एक एथिकल कंसर्न्स पे रेज करती है। सो बिहेवियर थेरेपी को यूज करने से पहले क्लाइंट को सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि बिहेवियर थेरेपी में होता क्या है, व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी है क्या चीज, आपको जो मैं बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ये है क्या, और आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस बिहेवियर थेरेपी से क्या मिलेगा। उसके बाद आप ये बिहेवियर उस पर परफॉर्म करें। जब उसकी विलिंगनेस होगी कि उसको वो चाहता होगा कि हाँ मुझे बिहेवियर थेरेपी मेरे ऊपर आप अप्लाई करें और मुझे बिहेवियर थेरेपी के जरिए ट्रीट करें, तो फिर एथिकल कंसर्न रेस नहीं करता, या फिर आप यानी कि विद इन एथिक्स आप उसको अप्लाई कर रहे हैं उसको बिहेवियर थेरेपी को। अच्छा, क्रिटिसिज्म इसका क्या है। ये क्रिटिसिज्म जो मैंने लिखी है ये काफी वैलिड क्रिटिसिज्म है। ये जो और सारे का सारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देता है, सिर्फ उस इन दो चीजों पे रिड्यूस कर देता है। जिस तरह एक जो इंसान है वो एक जैसे ऑर्गेनिक मशीन है, जैसे हम सारे, मैं आप सारे इस क्लास में हम सारे एक मशीन है। हमें किसी ने हमें कुछ बिहेवियर का रिवॉर्ड दे दिया, हम वो करना शुरू कर दें, और एक्सट्रा हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, एक्सटेंट हो गया बिहेवियर। सिर्फ ये दो चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं, विच इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म, और मैं इसको वाकई में मानता भी हूँ। इट डज नॉट कंसिडर स्टेट ऑफ माइंड और थॉट्स, यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, हमारी माइंड है, हमारी थॉट्स हैं, उसको ये माइंड में नहीं रखता। इवन अनकॉन्शियस को भी ये माइंड में नहीं रखता। हम असल में, मैंने भी ये टॉपिक में डिस्कस भी किया, कौन सा जो से स्कूल ऑफ थॉट है वो बेस्ट है। सो इसके आंसर में मैं ये कहूँगा कि तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो अपने जगह पे ठीक है। साइको एनालिसिस वाले भी सही कहते हैं अनकॉन्शियस फोर्सेस की वजह से बिहेवियर होता है।
हम कंडीशनिंग के जरिए भी बिहेवियर लर्न करते हैं, जो कि हमें बिहेवियर थेरेपी बताती है। हम लोग कॉग्निशन के जरिए, थॉट्स के जरिए भी बिहेवियर लर्न करते हैं, जो कि हमें कॉग्निटिव थॉट वाले, स्कूल ऑफ थॉट वाले बताते हैं। तीनों जरिए से हम बिहेवियर लर्न करते हैं, तीनों अपनी जगह ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और ये तीनों जो थॉट्स हैं, अगर अकेले में किसी को लेंगे तो ये पूरा ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती हैं। बहुत सारे बिहेवियर हैं जो कि हमने ऑब्जर्व करके लर्न किए होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर हैं जो कि हमने थिंकिंग की वजह से लर्न किए होते हैं। सोचते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, उसके बाद हम एक सोल्यूशन निकालते हैं और उसको एक्ट करते हैं। हम कंडीशनिंग से भी लर्न करते हैं, और हमारी अनकॉन्शियस फोर्सेस भी होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ इट। सो जब बिहेवियरिज्म इजाद हुआ था, नया 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 आया था, तो ये बिहेवियर थेरेपी वाले वाइट कोट, लैब कोट पहन के ये लैब्स में बैठे होते थे, और लोगों को आके इसी तरह ट्रीट करते थे जिस तरह एक मैकेनिक होता है, उसके पास एक गाड़ी आई है, उसको पता है कि स्टीयरिंग व्हील इसका खराब है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उसने स्टीयरिंग व्हील का उसने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया और स्टीयरिंग व्हील ठीक करके कस्टमर को पकड़ा दिया। उसी तरह आपके पास पेशेंट कोई आया, आपने उसको इसी तरह ट्रीट करना है, आपको कोई भी बिहेवियर वो शो कर रहा है, उसको वो एक सैंपल ऑफ बिहेवियर है सिर्फ, और आपने उसको उसी तरह बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक से, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक से, उसको ठीक करना, ठीक करके आप उसने घर भेज दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरह ये बिहेवियर थेरेपी काम करती है बेसिकली, और ये इफेक्टिव है डेफिनेटली। ऐसा नहीं इफेक्टिव नहीं है, कोई भी चीज़ अगर इफेक्टिव ना हो, मार्केट में लास्ट नहीं कर सकती। अगर हम ये पढ़ ना रहे होते यहाँ पे या यूनिवर्सिटी में, अगर ये इफेक्टिव ना होते तो। सो विद दैट इन माइंड, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बच्चा आता है, एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि मेरी जो क्लास की फीमेल लड़की है उनके सामने मुझे कांपना फील होता है, मैं शिवर करना शुरू कर देता हूँ। एक बिहेवियर थेरेपिस्ट है, वो ये कहेगा कि ये एक सैंपल ऑफ बिहेवियर है मेरे पास, इसको मैंने बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक से ठीक कर देना, और वो शिवरिंग खत्म हो जाती है वाकई में, और उसके बाद फिर आप उसको घर भेज देंगे। अगर आप कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट के हैं तो आप इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे कि ये मुझे बिहेवियर बताया इसने, इसका मतलब है इसकी थॉट्स में कोई प्रॉब्लम है, और वो थॉट्स आप एज्यूम कर लेंगे इस टाइप के थॉट्स होंगे, फिर उसके इंटरव्यू लेके आप डिस्कवर करेंगे कौन से थॉट्स हैं, उन थॉट्स को चेंज करेंगे। अगर आप साइको एनालिस्ट हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो सैंपल ऑफ बिहेवियर इसने मुझे बताया, ये इड ईगो सुपर ईगो की डायनामिक्स की वजह से है, फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप इसके साइकोसेक्सुअल सीरीज में जाएंगे, आप उसके अनकॉन्शियस में जाएंगे, उससे आप इसको ठीक करने की कोशिश करें। सो इड ईगो सुपर ईगो की डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है फॉर साइको एनालिसिस। सो विद दैट इन माइंड, ये तीनों मैंने फिर एक्सप्लेन किए कि एक आपके पास इसी तरह कोई भी डिसऑर्डर, आपका पेशेंट आपके पास आएगा प्रॉब्लम लेके, तो इस तरह आप डील करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट। बिहेवियरिज्म जस्ट आपने उसको एज अ सैंपल ऑफ बिहेवियर लेना है, उसको बस नोट कर लिया, उसको शिवरिंग हो रही है, बस आपने लिख लिया शिवरिंग, दैट्स इट। उस तरह फिर उसको आपने फिर अपनी जो टेक्निक्स है उनके जरिए से आपने उसको ठीक करना है और उसको नोट डाउन कर देना। इट इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड, यानी कि जिस तरह इसको मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इसको सबसे ज्यादा कंपेयर करता हूँ टू अ डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट को जाके बताते हैं कि मुझे सर दर्द में दांत में दर्द हो रही है, मुझे ठीक कर दें। वो क्या करता है, एक्सरे करता है, देखता है कि उसको दांत में दर्द किस वजह से हो रही है, और वो बस दांत के दर्द को फिर या रूट कैनाल कर देगा या फिलिंग कर देगा, वो ठीक करके आपको घर भेज देता है। इसी तरह कोई भी बंदा आपको बिहेवियर आके बता रहा है, सर मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो आप उसको फिर बिहेवियर की थेरेपी को यूज करके डेंटिस्ट की तरह, और आप उसको घर भेज देंगे। दिस इज व्हाट वी डू इन बिहेवियर थेरेपी। सो दिस इज बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरिज्म, ऑल ऑफ इट। इसके बाद मैं आप पे क्वेश्चंस लूंगा, और टाइम खत्म हो रहा है तो मैं एक और लिंक शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ अब आपके क्वेश्चन में शेयर को मैं एंटरटेन करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं वो प्लीज अभी इसी वक्त ही नोट डाउन कर लें, अपने अपने क्वेश्चन या अपने माइंड में नोट डाउन कर लें, और मैं भी लिंक भेजता हूँ, उसमें आप लोग मेरे से ये पूछ लें, ठीक है। हाउ डू वी चेंज पर्सन थेरेपी टू बिहेवियर थेरेपी, हाँ अभी मैं दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ और उसमें मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फ्यू मिनट्स, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।